हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की पहली क्लास में हम केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि करंट पढ़ने से पहले चार्ज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आज की क्लास केवल हम चार्ज को कवर करेंगे। ये पहली वीडियो होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो चार्ज क्या होता है? एक्चुअली जनरल डेफिनेशन जो लिखी जाती है चार्ज की, कहते हैं चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रोड्यूस हैं तो इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मैटर ड्यू टू विच मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, और या यूं कह सकते हैं कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर पहले से प्रोड्यूस है तो उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज का थोड़ा ब्रीफ आइडिया लिया जाए तो चार्ज क्या होता है? एक्चुअली जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उनको ये पता था कि अगर अंबर जो कि एक फॉसिलाइज्ड गम होता है उसको अगर रब किया जाता है, किसके साथ? ऊल के साथ रब किया जाता है। मतलब कि जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने पहले ये बात ये पता थी उनको कि अंबर जो कि फॉसिलाइज्ड गम होता है उसको हम अगर रब करते हैं अगेंस्ट ऊल से साथ रब करते हैं तो क्या होता है कि इसके पास कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है? छोटी छोटी ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत कम होता है, लीव्स जैसे हो गए, पत्तियां हो गई, छोटे छोटे स्ट्रा हो गए, इन सबको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है इस अंबर में। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि इस एक्सपेरिमेंट को बाद में किसने किया तो दो ऑब्जर्वेशन निकाले थे गिलबर्ट ने क्या किया? दो रॉड ली। पहली रॉड को मतलब दोनों रॉड को क्या किया? सिल्क के साथ रगड़ा, और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन निकाला। उन्होंने दो एबोनाइट की रॉड ली और उनको कैट स्किन के साथ रब किया और उनको रखा। तो यहां ऑब्जर्वेशन क्या था? जो दोनों रॉड थी, यहां पर जो ये ग्लास रॉड है, ये दो ग्लास रॉड होंगी, मान लेते हैं यहां पर रॉड 1 है और इधर रॉड 2 लिख लेते हैं। दोनों रॉड हो गई, ठीक है। और यहां पर इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं। यहां पर पहली रॉड होगी एबोनाइट की, ये दूसरी रॉड हो गई एबोनाइट की। तो ये रॉड हो गई R1 और R2। तो इन्होंने क्या किया? देखा, दो ग्लास रॉड जो सिल्क से रब की गई थी, दो एबोनाइट की रॉड जो रब की गई थी कैट स्किन के साथ, उनको पास लेकर के आए। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ये रिपेल कर रही हैं। तो इन्होंने कहा इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी रखता है, मतलब उसका नेचर सेम रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर हम चार्ज की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं तो चार्ज की डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने के साथ साथ में इससे क्या कर सकते हैं? ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स या तो प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और कैन बी एक्सपीरियंस्ड, या तो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या उनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो ये एंशिएंट या कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री है कि चार्ज कैसे आया और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इन सब के बारे में, मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया। तो एंशिएंट ग्रीक सबसे पहले अंबर को उन्होंने क्या किया? ऊल के साथ रब किया, तो देखा कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है कि वो छोटी छोटी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से गिलबर्ट ने इसी को आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया और उन्होंने क्या किया? दो ग्लास रॉड ली, उनको सिल्क के साथ रब किया। दो एबोनाइट की रॉड ली, उसको कैट स्किन के साथ रब किया। दोनों ग्लास रॉड जो रब की गई थी सिल्क के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ वो रिपेल कर रही थी। और दो एबोनाइट रॉड जो थी वो जो कैट स्किन के अगेंस्ट रब की गई थी वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन इन्होंने एक खास बात देखी, वो क्या थी कि एबोनाइट रॉड जो सिल्क के साथ वो रब की गई थी कैट स्किन के साथ, और ग्लास रॉड जो रब की गई थी सिल्क के साथ, जब इनको पास में लेकर के आया गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी।
ठीक है। और इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और इसमें कहा जाता है कि अगर एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, लेकिन कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें, इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे पर ये रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है तो भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। बात किया जाए यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम होता है। इसका सिंबल कैपिटल C से लिखा जाता है, लेकिन कूलम जो होता है एक बड़ी यूनिट होती है। तो इसके अदर यूनिट क्या है, जो छोटी यूनिट होती हैं अदर यूनिट्स। अगर हम, ये तो SI यूनिट हो गए, अदर यूनिट के बारे में बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है मिली कूलम, स्मॉल m कैपिटल C लिखा जाता है। माइक्रो कूलम, ये माइक्रो कूलम है, ये सिंबल माइक्रो म्यू कहलाता है, तो माइक्रो कूलम हो गया। इन दोनों में रिलेशन देखें तो 1 मिली कूलम जो होता है वो 10⁻³ कूलम के बराबर होगा और 1 माइक्रो कूलम जो होगा वो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर आएगा। तो ये रिलेशन याद रख सकते हैं कि अगर छोटे यूनिट में वैल्यू दी गई हो चार्ज की तो उससे ऐसे रिलेट किया जा सकता है। SI यूनिट कूलम ही होती है इसकी। ठीक है। तो ये है चार्ज का ब्रीफ आइडिया, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज कैसे डिस्कवर किया गया। अब यहां से अगर बात की जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की वजह से कैसे अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन कैसे आता है, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिट बता दिया कूलम होता है और उसकी अदर यूनिट जो छोटी यूनिट है वो क्या है, मिली कूलम और माइक्रो कूलम हो गया, दोनों का ये रिलेशन हो गया। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 तरह के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये डिफाइन तो कर दिए गए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, तो अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगी तो वहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर यही बात किया जाए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो उसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, काफी स्ट्रांगली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, या कह सकते हैं बहुत मजबूत बॉन्ड होता है उनका जिससे वो बंधे हुए होते हैं। उसकी बात 10+2 में की जाती है। तो 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कहेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर यहां से बात किया जाए, यहां पर एक बात और कर लेते हैं चाहे तो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज लिखा जाए तो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और बात किया जाए चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 पॉजिटिव होता है इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। तो ये चार्ज हो गए, याद रखेंगे हम। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन से होगा। या यूं कह लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ये है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। 2 चार्जेस, अगर 2 चार्ज बॉडीज हैं, रिपेल ईच अदर इफ दे कंटेन लाइक चार्जेस बट अट्रैक्ट ईच अदर इफ दे कंटेन अनलाइक चार्जेस। ये क्या बताना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था या कंक्लूजन जो निकाला था गिलबर्ट ने,
कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, वही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए, या फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, इस पॉइंट के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अगर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो इसका पॉजिटिव होना और इसका निगेटिव होना, मान लेते हैं इसको पॉजिटिव करवाना चाहते हैं या फिर इसको हम निगेटिव चार्ज करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव जब चार्ज होगी तो इसके अंदर अभी तक क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। Ne = Np, दोनों बराबर बराबर हैं। पॉजिटिव चार्ज जब भी क्रिएट होगा तो यहाँ पर Np की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, Ne की वैल्यू कम हो जाएगी। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी है और उसमें जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, दो चार्ज बॉडी ले आए, पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव और निगेटिव दो ले आए। ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, ये रिपेल करेंगी एक दूसरे को, ये क्या करेंगी, ये भी रिपेल करेंगी एक दूसरे को, रिपेल करेंगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव लाया जाए और दूसरा नेगेटिव ले आया जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर, ये अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम पढ़ें, ए न्यूट्रल बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉट बिकॉज ऑफ गेनिंग प्रोटॉन। कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं और अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा लिया है, ऐसा नहीं। वहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, तब वो पॉजिटिवली चार्ज बनी है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी है, ए न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, वो निगेटिवली चार्ज तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है, ये देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है तो कहते हैं निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, ऐसे समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो चार्ज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, कुछ नंबर में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो सकती है या कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो सकती है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो कंप्लीट नंबर होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट या बॉडी either positive or negative is expressed in terms of an integral multiple of charge of an electron, which is considered the elementary entity of an electric charge. ठीक है, because number of electrons in a body is a natural number. तो इसको अगर ऐसे समझे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चार्ज को लिखना चाहते हैं, इसके ऊपर चार्ज लिखना चाहते हैं क्योंकि वैल्यू, तो ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E, और यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम इसको दो तरह से लिखते हैं अलग अलग, A ऑप्शन अलग, B ऑप्शन अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्यों लिखना चाहते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखना चाहते हैं, और ये लिखना चाहते हैं हम नेगेटिव चार्ज के लिए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर चले गए होंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा। नेगेटिव का मतलब कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो अगर यहाँ से क्यों की वैल्यू लिखी जाए तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव साइन लगाकर लिखेंगे। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, उसको लिख दिया गया। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, कुछ नंबर में इलेक्ट्रॉन गए होंगे, वो नंबर क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगी, यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो इस तरह से लिखा जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को। अगर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर,
उसी इलेक्ट्रॉनों के नंबर के रेस्पेक्ट में, और किसी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इन जनरल लिखा जाए, इन जनरल अगर लिखा जाए तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि क्यों जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे प्लस माइनस एन ई लगा करके लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1.6 मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ हमें, इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो कहेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कहेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से इसे समझा जा सकता है दो अलग अलग केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, या मान लो एक या दो के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, पहला इलेक्ट्रॉन गया अब आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ऐसा नहीं, कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी व्हेन नेट चार्ज प्रेजेंट इज प्रेजेंट, क्या कह रहे हैं कि ऑन ए बॉडी इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, कह रहे हैं कोई भी चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इक्वल टू द नंबर ऑफ, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पर, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर बराबर हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगी। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, यहां पर हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग कि अभी हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक ग्लास रॉड ली, ठीक है, और इसको हमने रब किया ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, इबोनाइट रॉड, ठीक है, ये इबोनाइट रॉड हो गई। इसको रब किया हम लोगों ने कैट स्किन के साथ, ठीक है, ये क्या है, कैट स्किन है, तो ये कैट स्किन के साथ रब किया इबोनाइट रॉड को। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, ये फ्रिक्शन है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आगे पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल यहां पर हम नाम सुन लेते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग इनको रब कर रहे हैं। तो एक ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, इबोनाइट रॉड को रब किया कैट स्किन के साथ। यहां पर हम लोग रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो याद रखेंगे सिल्क जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड कैसी होती, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती, बाद में पता चला था, ठीक है। और यहाँ पर इबोनाइट रॉड जो होती है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है और कैट स्किन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के साथ ही रब किया था तो पॉजिटिव पॉजिटिव आए थे आमने सामने, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सिल्क को सिल्क के साथ ही लेकर आओ पास में, तो रब करने के बाद तो भी अब यहां पर क्या कर रहे होंगे, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। दो एबोनाइट की रॉड होंगी तो भी रिपेल करेंगे कैट स्किन के साथ जब रब करोगे, और कैट स्किन जो रब की गई होगी एबोनाइट रॉड के साथ उसको लेकर के आएंगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर बात किया जाए दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट को कंबाइन कर लें तो गिलबर्ट ने यही किया था। ग्लास रॉड है, इसको कंबाइन किया इन्होंने, किसके साथ देखा, इबोनाइट के पास लेकर गए, इबोनाइट रॉड के पास लेकर के गए। और दूसरा यहां पर हम बात करें कि जो सिल्क है किससे रब किया गया है, ग्लास रॉड के साथ, इसको लेकर के गए कैट स्किन के पास। तो यहां पर इन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को,
तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कहते हैं इस पूरे प्रोसेस के जो भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, एक जितने भी ऑब्जेक्ट यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं फ्रिक्शन में या फिर रब करने में, जितने भी ऑब्जेक्ट यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं, उन सब के लिए है कि पहले जितना चार्ज प्रेजेंट था इनके ऊपर, जैसे यहां पर हम बात करें ये प्रोसेस अलग हो रहा है, ये प्रोसेस अलग हो रहा है, तो इस प्रोसेस में या इस प्रोसेस में या इन दोनों प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो यहां पर नेट चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग रबिंग। अगर हम रब कर रहे हैं, रब करने के बाद ऑब्जेक्ट चार्ज हो रही हैं, तो चार्ज होने के बाद जो भी चार्ज होगा उस सिस्टम का वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ग्लास रॉड थी, ये कैसी चार्ज हुई, पॉजिटिव चार्ज हुई। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए किस पर, सिल्क में चले गए, तो सिल्क निगेटिव हो गया। तो ओवरऑल क्या है, ग्लास और सिल्क को अगर हम सिस्टम मान लें, ग्लास रॉड प्लस सिल्क को अगर हम यहां पर एक सिस्टम कंसीडर करें, ये हमारा कोई सिस्टम है और इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम लिखें तो ठीक रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब किसी से और कोई लेना देना नहीं, इसका आइसोलेटेड सिस्टम है ये, तो इसका नेट चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, नेट चार्ज कंजर्व रहता है, जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। और यहां पर जो हम लोगों ने अभी पॉइंट पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मेटल जितनी है सब, ग्रेफाइट के बारे में यहां पर ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है, और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बाद भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए जब हम लोग जनरेटर पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, जब भी जनरेटर पढ़ेंगे तो वहां पर जो ब्रश लगे होते हैं वो कार्बन के ब्रश होते हैं। एसिड हो गए, एल्कली सोल्यूशन हो गए, वाटर में यहां पर याद रखेंगे जो टैप वाटर होता है उसके बारे में बात की जा रही है, टैप वाटर के बारे में बात की जा रही है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं है ये। टैप वाटर कंडक्ट करता है, डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, दूसरा है सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इनको इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कहा जाता है। इनके एग्जांपल हैं जितनी भी गैसेस होती हैं, ग्लास हो गया, माइका हो गया, नॉन मेटल्स हो गई। ठीक, इनमें एक बात और कि जो कंडक्टर्स होते हैं, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते इनमें, और इनमें अवेलेबल होते हैं। तो अगर इनमें अवेलेबल होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन का मोशन कंपलसरी होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तभी वो चल पाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो वो चल नहीं सकते। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर का थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हैं वो इंसुलेटर जैसा होता है। और यहां पर बात की जाए तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम लोगों ने पढ़ ली है अभी तक। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एक एक करके इनको देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये पढ़ लिया हम लोगों ने कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और कंडक्टर और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं इन जनरल जो भी मेटल्स होती हैं, अगर एटम का थोड़ा आइडिया हो तो एटम कुछ ऐसा बनता है, न्यूक्लियस होता है, फिर बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसा, यहाँ पर ऐसा कुछ है, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ पर एक सेल और बना लेते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसा होता है। तो जो मेटल्स होती हैं उनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, या कह सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है,
वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, और लूजली बाउंड होने की वजह से क्या करता है, ये इजीली कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो पाता है। यही रीज़न होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती हैं। ठीक, अब अगर बात किया जाए, एक क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, क्योंकि उसी पर क्वेश्चन बनते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कह रहे हैं 1 कूलम चार्ज जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमें फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। ठीक है, उन्होंने एक्सेस डिफिशियंसी पूछी नहीं तो प्लस माइनस हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो Q इज इक्वल टू Ne में अगर हम n निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो निकल के आएगा Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाई E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हमें यहाँ लिखना है, प्लस माइनस लगाना नहीं। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये निकल के आती 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 18, ये वैल्यू निकल के आती है। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, कूलम इसीलिए जनरली यूज नहीं करते। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Ne से हम फार्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पूछते एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब प्लस माइनस हम इंक्लूड करते हैं। हमें मैग्नीट्यूड बताना था, मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया था 1 कूलम, तो हम उसके रेस्पेक्ट में बता देंगे कि उसके 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। या अगर मान लेते हैं माइनस का 1 कूलम होगा तो उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और पॉजिटिव होगा तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगी। ठीक है, प्लस होगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर हम डिफिशियंसी लिखेंगे, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेस होगा। तो इन्होंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं एक्सेस या डिफिशियंसी, तो इन जनरल हम आंसर देंगे मैग्नीट्यूड वाइज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक कंडक्टर, कोई कंडक्टर है जिसमें इतने कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो Q की वैल्यू उन्होंने इस बार दे रखी प्लस का 14.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, और E की वैल्यू हमें इन जनरल पता होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये भी कूलम है। इन्होंने कहा है द कंडक्टर हैज़, मतलब कंडक्टर के पास में आगे ये लिखा जाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या फिर एक्सेस होगा। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू लिखें तो इसे लिखेंगे प्लस Ne, जो कि दिया ही गया। तो n हम यहाँ से निकालेंगे तो Q बाई E से निकाल सकते हैं। तो Q हमारे पास दे रखा 14.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऐसा है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा ये 9, और इनटू ये कुछ बचा ही नहीं, यहाँ से n की वैल्यू 9 निकल के आएगी। तो अगर n की वैल्यू 9 निकल के आ रही, इन्होंने क्या पूछा था कंडक्टर, तो यहाँ कह सकते हैं द कंडक्टर हैज 9 डिफिशियंसी 9 इलेक्ट्रॉन। अगर बात किया जाए कंडक्टर हैज़ डिफिशियंसी ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज दिया था, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है कि ए बॉडी हैज़ -18 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक बॉडी है जिसमें -18 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, तो Q की वैल्यू क्या दे रखी है इस बार, -18 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमने कन्वर्जन में देखा था 10 टू द पावर -6 होता है, या ऐसे ही से लिखें, पूरा लिख लेते हैं जो बताया था, 1 माइक्रोकूलम जो होता है वो 10 टू द पावर -6 कूलम के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से लिखा जाए तो Q की वैल्यू क्या निकालेंगे, Ne निकालेंगे। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, तो एडिशनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो Q बाई E लगा लेते हैं। Q की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो ये है 80, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इंटू 10 टू द पावर -6 लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो माइक्रोकूलम में दिया था। डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -19। अब अगर यहाँ से n की वैल्यू निकाली जाए तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 800 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 13 हो गया अगर प्लस का, तो हम इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखा जा सकता है 13। इसे ऐसे लिखें तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 लिख सकते हैं। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, तो विल बी कितना होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके अंदर एडिशनल होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर के क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। ये था होल समरी जो कि चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी।